Hello everyone, welcome to your very own favorite education channel Dear School। लास्ट लेक्चर में हमने आयंस के बारे में पढ़ा था और साथ हमने फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम आयन, यानी कि बेसिकली हमने कैटायंस और एनायंस इन सब की फॉर्मेशन के बारे में भी देखा था। साथ में हमने आयनिक बॉन्ड के भी फॉर्मेशन के बारे में पता किया था। साथ में हमने आयनिक कंपाउंड के बारे में भी डिस्कस किया था। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे एंड अलोंग विद दैट हम मिनरल्स और ओर्स के बारे में भी रीड करेंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हम मेटलर्जी को भी स्टार्ट कर देंगे, जो हमारे चैप्टर का एक बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं एग्जाम में। ठीक है, मेटलर्जी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन हमारी क्लास 10th में इसको बहुत ही प्रेसाइज करके हमें दिया हुआ है, कंसाइज करके दिया हुआ है, तो हम उसको उसके अनुसार ही पढ़ेंगे। बाकी जहां तक मुझे लगेगा कि आपको यहाँ इस बात में एडवांस टच की जरूरत है तो हम आपको वो भी बात बताएंगे, राइट। लेकिन ये सब स्टार्ट करने से पहले अब तक जो हमने पढ़ लिया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जो बच जाते हैं या रह जाते हैं, वो हम आपको नहीं बता पाते उस समय पर, जो छूट जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे उन सबको प्रेसाइसली लिख दिया। तो पहले ये समझते हैं, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर उसका फॉर्मेशन भी देखेंगे। चलिए, सबसे पहला नोट है, एक्सेप्ट फ्लोरीन नो अदर नॉन मेटल कैन रिएक्ट विद वाटर, या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरीन नो अदर नॉन मेटल कैन डिस्प्लेस ऑक्सीजन। इसके कहने का मतलब ये है कि फ्लोरीन को छोड़ करके कोई भी ऐसा नॉन मेटल एग्जिस्ट नहीं करता है जो वाटर के साथ रिएक्शन करे। भाई मैंने आपको क्या लिखवाया था नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, कि नॉन मेटल तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है। फ्लोरीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि वाटर के साथ रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, राइट। तो इस बात को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फ्लोरीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है, राइट। कि फ्लोरीन ही एक ऐसा नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है जो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब फ्लोरीन जो है ऑक्सीजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, इनका एक ट्रिक होती है जो कि होती है FON, फोन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, फोन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है यहाँ पे? फ्लोरीन है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन नाइट्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती है। इसी तरीके से फ्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने वाला केवल और केवल एक ही नॉन मेटल है, जो कि है फ्लोरीन। बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन को डिस्प्लेस करने वाले दो हैं, फ्लोरीन भी है, ऑक्सीजन भी है। लेकिन यहाँ पे हमने ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन किया है कि ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करने वाला केवल और केवल एक ही नॉन मेटल एग्जिस्ट करता है, जो कि फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। आगे देखिए, मैंने आपको आयनिक बॉन्ड के बारे में बताया था पिछली वीडियो में। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके एक केमिकल बॉन्ड आपस में बना लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की मदद से, तो वो आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं। अब मैंने ये आपको बताया था, इसका अगर मैं सिंपलर फॉर्म आपको बताऊं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो, इसका एडवांस फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कैटायन प्लस एनायन आपको क्या बना करके देंगे? आयनिक कंपाउंड, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड में, कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? मेटल से और नॉन मेटल से बनते हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी तो बताया था कि मेटल हमेशा जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके कैटायंस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, और एनायंस जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम नॉन मेटल की जगह एनायंस लिख सकते हैं, मेटल की जगह कैटायन भी लिख सकते हैं, कैटायन, है ना। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कैटायन प्लस एनायन आपको आयनिक कंपाउंड बना करके देंगे, जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है कि सारे के सारे नॉन मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, है ना। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, H+ लिखा जाता है, उसको H- नहीं लिखा जाता है। तो ऐसी एक्सेप्शन एग्जिस्ट करती है, पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, एक तरीके से रिएक्शन लिखवाई है, ये इन मोस्ट ऑफ द केसेस है। तो आप जब भी एग्जामिनेशन में अपने आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो आप इसको जरूर लिखिएगा
लेकिन इसे लिखने के चक्कर में आप ये लिखना मत भूल जाइएगा कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस का डेटा है, यानी कि मोस्ट ऑफ द केसेस की इलस्ट्रेशन है। ये हमेशा नहीं होगा ऐसा कि कैटायन प्लस एनायन आपको आयनिक बॉन्ड बना करके देंगे, ठीक है। हाँ, ऐसा होगा कि कैटायन और एनायन आपको आयनिक बॉन्ड बना करके देंगे, पर ऐसा नहीं होगा कि एनायन जो है हमेशा नॉन मेटल के ही होंगे, है ना, ये नहीं होगा। ये हमेशा होगा कि कैटायन एनायन मिलकर के आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर के आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन ऐसा कहना जरूरी नहीं है कि एनायन जो ये है ये हमेशा नॉन मेटल से ही मिलेंगे, क्योंकि नॉन मेटल से आपको कैटायन भी मिल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है H+ का एग्जाम्पल्स, राइट। आई होप आपको ये सब समझ में आया। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब नेक्स्ट है लिथियम इन बैटरी इज यूज्ड इन मोबाइल बैटरी, यानी कि जो लिथियम का आयन होता है वो मोबाइल की बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको आयंस का फिजिकल लाइफ में एग्जाम्पल्स पूछे जा सकते हैं, इसके रियल लाइफ में क्या एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको नियोन गैस के बताए थे ना एग्जाम्पल्स, नियोन गैस, हीलियम गैस, इनर्ट गैस जो होती है ना, उनके मैंने आपका एप्लीकेशन बताए थे कि आई सर्जरी में होता है, लेजर लाइट्स में होता है। इसी तरीके से जो लिथियम आयन होता है उसका इस्तेमाल मोबाइल की बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट है लिथियम इज एन अनदर एलिमेंट विच कैन नॉट एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल बोल लो, ऐसा एलिमेंट बोल लो जो कि आपका डबलेट पूरा करता है, यानी डुप्लेट पूरा करता है, ऑक्टेट पूरा नहीं करता है ना। ऐसे लिथियम होता है। तो लिथियम का यहाँ पे वही बताया गया है कि लिथियम एक ऐसा अनदर, यानी हाइड्रोजन के अलावा एक ऐसा अनदर एलिमेंट है जो कि 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ना पूरा करते हुए डुप्लेट पूरा करता है, ठीक है। मतलब कि ये आपका हम बोल सकते हैं कि ये ड्यूप्लेट पूरा करेगा, ऑक्टेट पूरा नहीं करेगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मैंने आपको पहली वीडियो में भी समझाया था ये कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? 2 1। तो इसके लिए क्या आसान है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना या फिर 3 इसके पास है कि 5 इलेक्ट्रॉन को लेना, क्योंकि इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करे या ऑक्टेट पूरा करे। तो इसके लिए क्या काम ज्यादा आसान होगा? या तो वो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या फिर 5 इलेक्ट्रॉन को अंदर ले आए, ताकि वो जो है हम बोल सकते हैं कि वो स्टेबल हो जाए, है ना। तो इसके लिए आसान काम होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, क्योंकि एनर्जी फिर उतनी उसके हिसाब से ही लगेगी। तो हमेशा ऐसे ही होता है, मेटल यही काम करते हैं, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को लाने में और रिलीज करने में भी एनर्जी लगती है। अब एक उसे इलेक्ट्रॉन निकालना है या उसे बाकी के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेने हैं, तो ज्यादा आसान क्या है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे, क्योंकि जो उसे इलेक्ट्रॉन लेने हैं वो उसकी संख्या ज्यादा है, तो इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, ज्यादा काम करने से बचते हैं, ऐसे ही लिथियम ने क्या किया, लिथियम भी बहुत एक नंबर का कामचोर है, उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा सही समझा, इसके बजाय कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अंदर ले ले, राइट, अपने कॉन्फ़िगरेशन में ले ले। तो इसीलिए ये एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है और उसके पास स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये 2 ड्यूप्लेट पूरा करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है, ना कि 8 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ऑक्टेट पूरा नहीं करता है, ड्यूप्लेट पूरा करता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आगे हैं। द नॉन मेटल ऑक्साइड्स लाइक CO2 एंड SO2 टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन रेड। वो कह रहा है कि कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड जैसे CO2 होता है, SO2 होता है, ये सब अगर आप इनको ना ब्लू लिटमस सॉल्यूशन से पास कराओगे तो ये रेड बन जाएंगे, मतलब उस लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देंगे। या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, CO2 को, SO2 को आप वाटर में मिला दो तो ये अपनी एसिड्स बना लेंगे। जैसे कि ये हम क्या बोलते हैं इसको, CO2 है तो ये आपकी कार्बोनिक एसिड बना लेगा, SO2 है तो ये सल्फरस एसिड बना लेगा, है ना। तो ये आपस में वाटर में मिलकर के एसिड्स बना लेंगे। कुल मिलाकर के कहने की बात यह है कि CO2 और SO2 एसिडिक होते हैं नेचर में, यानी कि लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देंगे। पीएच जो है इसकी इनकी एसिडिक वाली आएगी, जो एसिडिक रीजन में लाई करती है, ठीक है। कुल मिलाकर के इन्होंने ये बताना चाहा है कि CO2 और SO2 एसिडिक होते हैं नेचर में।
अब ये जो एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं जो नॉन मेटल से बनते हैं, ऑफ कोर्स ये बात है, जो आपके एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ना वो जनरली आपके नॉन मेटल की मदद से ही बनाए जाते हैं। जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स जो होते हैं इनका एक स्पेशल नाम दिया जाता है जो होता है एसिड एनहाइड्रस। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्रस। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है जो होता है फॉस्फोरस को आप अगर ऑक्सीजन में मिलाओगे तो आपको क्या बना करके देगा वो। तो आपको इसमें अपनी क्लास 9th की नॉलेज जो है लगानी पड़ती है। क्लास 9th का लास्ट चैप्टर जो कि वैलेंसी के बारे में था, तो आपको पता होना चाहिए फॉस्फोरस को आपको ऑक्सीजन में मिलाना है तो आपको ये बन करके आएगा। ये हमें नहीं पता, अभी मान लीजिए हमें नहीं पता क्या बनेगा, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा यहाँ पे कि फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है। तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है भाई, 15 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या आ जाएगा, 285। वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फॉस्फोरस के पास कितने हैं, 5 हैं। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो इसको लिख सकते हैं हम 2,6। तो लास्ट इसमें कितने आ गए, यहाँ पे 6 हैं। अब 6 जो है 5 से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 8 - 6 करना पड़ेगा, यानी कि आपके पास 2 आ गया, यानी कि ऑक्सीजन का 2 आ गया। फिर आपको क्या करना पड़ता है, क्रिस क्रॉस करना पड़ता है, ये इसके पास आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बना, P2O5, और ये आपके पास बना है यहाँ पे। तो अगर 5 से ज्यादा हो जाए ना तो 8 में से मुझे घटा देना होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 आया तो मैंने 8 में से 6 घटा दिया, आपके पास 2 बचे, तो आपको फिर यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा। फिर ये इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये इसके पास ट्रांसफर हो जाएगा, आपके पास फाइनल कंपाउंड आ जाएगा, दैट इज P2O5। ओके, दैट इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, उसमें से मैंने आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था जो था आपका H2O का, है ना, H2O का। अब कभी कभी आपको ये पूछ लिया जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में मेन डिफरेंस क्या है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको क्या बताया अभी, एसिडिक होता है नेचर में, एसिडिक एनहाइड्रस बोल सकते हैं उसको। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ना वो न्यूट्रल होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है CO वो हमेशा न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके कुछ नाम लिखे हैं यहाँ पे जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स आपके न्यूट्रल होते हैं इन नेचर। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, NO आ जाएगा, N2 आ जाएगा, ये सारे न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब ऐसे जैसे मैंने आपको ये बताई ना P2O5 वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन भी इतनी इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे लिखी है। यह है सल्फ्यूर, आपने क्या किया, SO2 में क्या मिला दिया है, H2O मिला दिया है, ठीक है। SO2 में आपने H2O मिला दिया यानी वाटर मिला दिया है, तो आपको क्या मिलेगा भाई, H2SO3 यानी सल्फरस एसिड। मैंने अभी आपको बताया था जस्ट कि अगर आप SO2 को पानी में मिलाओगे तो आपको सल्फरस एसिड मिलता है, इसका फॉर्मूला होता है H2SO3। आपको इसका नाम भी याद रखना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला भी, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्या बना करके देगा, अगर वाटर में मिल जाएगा तो कार्बनिक एसिड बना करके देगा, ठीक है। चलिए, अभी तक हमने ये सारे नोट्स कवर करे हैं जो हमने अभी तक पढ़ लिया था, उसके कुछ फैक्ट्स थे। अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने वाले जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, दैट इज कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, एक ऐसा केमिकल बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। कोई भी दो एटम है उनके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है तो उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होता था, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो दोनों में फर्क है। चलिए, सिंगल बॉन्ड, अब इसके ना देखो 3 टाइप होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के। आयनिक बॉन्ड के कोई टाइप नहीं है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 तरीके से किया जा सकता है। या तो आप एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करो, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है एक एटम, और ये बी एटम है ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। अगर ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें, मतलब 2-2 हो रही है, 3-3 की करें तो ऐसे हो जाएगी।
तो ये 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक होता है डबल, एक होता है सिंगल, एक होता है डबल, एक होता है ट्रिपल। अब सिंगल बॉन्ड क्या होता है? सिंगल बॉन्ड इज फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है दो एटम के बीच में तो हम उसको सिंगल बॉन्ड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्लोरीन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ये 7 ऐसे यहाँ पे। तो ये दोनों क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ये ऐसे शेयरिंग करेगा, ये ऐसे शेयरिंग करेगा, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। ये तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब डबल बॉन्ड भी सिंपल वही है, जिसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो उसको आप डबल बॉन्ड बोल दोगे। नोटिस करना ये पेयर है, 1 इलेक्ट्रॉन नहीं शेयर हो रहा है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। क्योंकि अगर 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं होगा, क्योंकि फिर एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब तो है ना, पेयर में होती है शेयरिंग। अगर एक तरफ से ही आ रहा है ना, दूसरी तरफ से नहीं आ रहा, फिर भी शेयरिंग हो रही है, तो उसको आप कोवेलेंट बॉन्ड ना बोल करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हो या फिर टेटिव बॉन्ड बोलते हो। खुशी की बात है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड में एग्जांपल है आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मैंने दूसरे वाला रखा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई यहाँ पे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल। तो ट्रिपल बॉन्ड बेसिकली है क्या? जिसमें आप 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 3 रखे, यहाँ पे 2 रखे, ऐसे ही इसमें किया, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग हो गई। तो इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये आ गया आपका ट्रिपल बॉन्ड। अब आपके एग्जाम में ना कोई भी रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा कि ट्रिपल बॉन्ड का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, एमसीक्यू में आ जाएगा, या कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड के ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, HCl, CCl2, H2O, CH4, NH3, है ना। डबल बॉन्ड के O2, CO2, C2H4 और ट्रिपल बॉन्ड के N2 और CH2, C2H2, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, यानी कि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, किसमें सिंगल बॉन्ड आ रहा है। अब आपके मन में ये भी सवाल आना चाहिए कि इन तीनों बॉन्ड में से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सबसे वीक बॉन्ड कौन सा होता है। तो देखिए, अगर 2 इंसान है, एक इंसान ये है, एक इंसान ये है, ठीक है। अगर मैं इनको एक रस्सी से ऐसे बांध दूं, फिर मैंने इन दोनों इंसानों को 2 रस्सी से ऐसे बांध दिया, फिर मैंने इन दोनों इंसान को 3 रस्सियों से ऐसे बांध दिया, तो किसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी उनको खुलने में? इसमें ज्यादा डिफिकल्टी होगी ना लास्ट वाले में, क्योंकि 3 रस्सियां बनी है। ऐसे ही होता है बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, फिर उससे कम स्ट्रॉन्ग होता है डबल बॉन्ड, और सबसे कम स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड। यानी कि सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? ट्रिपल है। अक्सर क्वेश्चन ये आता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में स्ट्रॉन्गर कौन है, तो डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है सिंगल बॉन्ड से। अब जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था, ऐसे इस वीडियो में है O2, CO2 और C2H4 के बारे में, कि ये किस इनर्ट गैस से अपनी स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, यानी किसकी तरह बिहेव करना चाहते हैं, कौन सी इनर्ट गैस। तो जो आपका O2 होता है ऑक्सीजन, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है CO2, वो दोनों नियोन गैस की तरह बिहेव करना चाहते हैं। और जो आपका C2H4 होता है वो आपका हीलियम गैस की तरह बिहेव करना चाहता है। तो ये हमारा इसमें लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा इसी चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है मेटलर्जी, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं है, चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था ना मेटल नॉन मेटल के बारे में, उसके इनऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट के बारे में, वो ये है। अब हम मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है। चलिए, सबसे यहाँ पे हम देख रहे हैं आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिफरेंसेस। मैंने आपको सारा बता दिया, आयनिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, कंपाउंड्स क्या है, आयनिक बॉन्ड आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, ठीक है। इनके फॉर्मेशंस भी बताए, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस भी पता होना जरूरी है। सबसे पहला डिफरेंस होता है कि आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड होते ही नहीं है। कुछ एक दो सॉलिड्स होते होंगे, सम सॉलिड्स होते हैं, लेकिन जनरली यूजुअली ये लिक्विड्स या गैसेस की फॉर्म में ही पाए जाते हैं। कौन? कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक जो कंपाउंड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। मतलब अगर आपको उनको उबालना है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा, अगर आपको उनको पिघलाना है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड में उल्टा है, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है।
और यहीं से हमें निकलता है एक कॉन्सेप्ट जो है वोलेटिलिटी और नॉन वोलेटिलिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, लेकिन जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। क्यों? क्योंकि वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को हीट देते हो तो कितनी जल्दी वो उस हीट के एक्वायर में आता है, मतलब वो कितनी जल्दी उस हीट का असर अपने ऊपर दिखाना शुरू करेगा। कहने की बात है, अगर आप किसी चीज को उबाल रहे हो, मान लीजिए पानी है, तो पानी को अगर आप उबाल रहे हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको उसको 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट देनी पड़ेगी आपको उसको, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसे 100 डिग्री जो है सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि यानी कि ये हीट के एक्वायर में, हीट के इफेक्ट में 100 डिग्री सेल्सियस पर आया। तो जो कोई सब्सटेंस जितनी जल्दी हीट के एक्वायर में आएगा, फिर हीट के इफेक्ट में आएगा, वो उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड जनरली नॉन वोलेटाइल होते हैं, यानी कि इनका हीट मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी तब जाकर के वो पिघलेंगे, और बॉईल करने के लिए तो और भी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ती है। समझ में आया? लेकिन आयनिक कंपाउंड मोल्टन फॉर्म में आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके देते हैं। याद रखना, आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं लेकिन मोल्टन फॉर्म में, यानी कि पिघले हुए फॉर्म में। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके नहीं देंगे। नेक्स्ट होता है कि आयनिक कंपाउंड जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब शराब हो गया, है ना, ये सब, बेंजीन हो गई। तो आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो इन सब में सोल्यूबल नहीं होते हैं, घुलनशील नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको इस बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं। बाकी इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, अल्कोहल हो गया, जैसे एसीटोन हो गया, इथीन हो गया, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। बाकी अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, तो ये बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉल्यूबल हो जाते हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट हो गया खत्म। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी। मेटलर्जी में हम इस वीडियो में केवल और केवल मिनरल्स और ओर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जो जनरली हम मेटलर्जी करते हैं वो मेटल्स की करते हैं, क्योंकि मेटल्स जनरली रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होते हैं इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। अब कुछ मेटल होते हैं जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं बहुत कम रिएक्टिव। तो इसी के बेस पर मेटल्स के दो स्टेट होते हैं, एक होता है कंबाइंड स्टेट, एक होता है आपके पास नेटिव स्टेट। तो कंबाइंड स्टेट कौन सा होता है? जब मेटल किसी से रिएक्ट करके नेचर में जुड़े रहने वाली फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे Na हो गया, या फिर पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सब, लिथियम हो गया। तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत ऊपर आते हैं। तो ये हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, क्योंकि ये हमेशा रिएक्टिव होते हैं, इन्हें हमेशा किसी ना किसी से रिएक्ट करके कंबाइंड स्टेट में आने की प्रयास रहता है कि हम किसी से रिएक्ट कर लें। ठीक है, इनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी होती है कि ये रिएक्ट कर लें, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं, और इसीलिए शायद ये रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होते हैं, शायद क्या होते ही है ना। तो हमेशा ही कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, तो जैसे सोडियम हो गया, ये सब। अब नेटिव स्टेट में वो पाए जाएंगे जो मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, जो किसी से चिपकते नहीं है जनरली, बहुत साल में बहुत ज्यादा ईयर्स निकल जाते हैं, तब जाकर के वो किसी के इफेक्ट में आ पाते हैं। ठीक है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये मेटल्स क्या कहते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज के सबसे पीछे आते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा कम रिएक्टिव होते हैं, और इसलिए नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको किसी से कंबाइंड नहीं मिलेंगे, ये अपने उसमें पाए जाएंगे, यानी नेटिव होंगे। ठीक है, अब मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, उसे पढ़ने से पहले आप यहाँ पे समझिए कि ये कंबाइंड स्टेट, नेटिव स्टेट क्यों हुआ। तो बहुत साल पहले क्या हुआ था, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था जिसे आप सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। तो जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था हमारे स्पेस में, तो बहुत सारे पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्मली अर्थ पर आकर के गिर गए थे।
ठीक है, आप सोचते होंगे ना कि अर्थ पर ये मेटल्स कहाँ से आए। तो अर्थ पर मेटल आने की एक कहानी है कि बहुत साल पहले एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था अर्थ स्पेस में। उसकी मदद से या उसकी वजह से बहुत सारे जो कण थे, पार्टिकल्स थे, बहुत वैरायटी के जो पार्टिकल्स थे वो पूरे अर्थ पर नॉन यूनिफॉर्मली फैल गए थे, यानी कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, ठीक है, इस तरीके से फैल गए थे। फिर वो धीरे धीरे मिट्टी में नीचे दबने लगे, किसके साथ, प्लांट्स के साथ, और दूसरे ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ वो धीरे धीरे नीचे जमीन में जाने लगे, दबने लगे। और रिसर्च में फिर पाया गया कि ये मेटल्स हैं, ठीक है। अब क्योंकि वो चिपक गए इसलिए वो मेटल्स हैं, क्योंकि वो उनके ऑर्गेनिक मैटर या जो भी उनके पास आसपास जो भी मटेरियल पाया गया होगा उसके साथ वो चिपक करके कंपाउंड फॉर्म में पाए गए नीचे की तरफ, इसलिए वो मेटल्स बताए गए। कुछ मेटल ऐसे भी पाए गए जो नेटिव फॉर्म में थे। तो ये सारे अर्थ में नहीं पैदा हुए, अर्थ से ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन में आए गए थे। हालांकि अभी भी ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये जस्ट थ्योरी है, और ऐसी बहुत सारी थ्योरी हैं। तो जस्ट मैंने आपको ये वाली थ्योरी बताई है, साइंटिस्ट ने दी थी। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हैं, ये कंफर्म नहीं है कि ऐसा ही हुआ था तब जाकर के ये मेटल्स हमारे अर्थ पर आए थे। बहुत सारी ऐसी थ्योरीज दी है साइंटिस्ट ने, ये उनमें से एक थ्योरी आपके पास है। तो इसमें बताया गया था कि एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था जिसकी वजह से ये सारे मेटल्स हमारे अर्थ पर नॉन यूनिफॉर्मली फैल गए थे पूरे अर्थ पर, ठीक है। तो जो आपका कंबाइंड स्टेट होता है ना मेटल्स का, वो हमेशा कंपाउंड की फॉर्म में रहता है, मतलब कंपाउंड बनाएगा। और नेटिव स्टेट किसी से कंपाउंड नहीं बनाते, वो नेटिव रहते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। तो मिनरल्स एक नेचुरल मटेरियल होते हैं जो कि जिसके अंदर मेटल्स होते हैं या उनके कंपाउंड्स होते हैं, और ये अर्थ के अंदर दबे रहते हैं। नहीं समझ आया, दोबारा से समझते हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं, ये प्राकृतिक कुछ पदार्थ होते हैं, इनके अंदर मेटल्स पाए जाएंगे, या तो मेटल्स रहेंगे इसके अंदर या फिर मेटल के कंपाउंड्स रहेंगे। यानी मेटल या मेटल के कंपाउंड कुछ मिनरल्स के अंदर पाए जाते हैं जो कि नेचुरल मटेरियल्स होते हैं। बहुत सारी चट्टानें होती हैं, ठीक है, उससे भी छोटा रूप होता है चट्टानों का, उसके अंदर जो है मेटल्स या उनके कंपाउंड पाए जाएंगे। मेटल्स डायरेक्टली जब पाए जाएंगे जब वो कम रिएक्टिव होंगे, और कंबाइंड स्टेट में पाए जाने वाले फिर कंपाउंड स्टेट में मतलब कि कंपाउंड वाली फॉर्म में पाए जाएंगे। फिर आपको बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे उनको अलग करने के लिए मिनरल से, ठीक है। तो मिनरल्स क्या होते हैं, बेसिकली ऐसे नेचुरल मटेरियल होते हैं जिनके अंदर मेटल्स पाए जाएंगे, या तो उनके नेटिव फॉर्म में या फिर उनके कंबाइंड फॉर्म में। अब ओर्स क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस क्या होता है। ओर्स भी मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन भाई अगर आपको मिनरल्स का खनन करना है, मेटलर्जी करनी है, एक्सट्रैक्शन करना है, तो उसके लिए आपको बहुत सारा पैसा लगता है। अब आपने क्या किया, अगर आपको पता चला कि यहाँ पे सोना निकलेगा, तो आपने क्या किया, बहुत सारा एक्सट्रैक्शन करना शुरू कर दिया, बहुत पैसा लगाया, लेबर लगाई, इकोनॉमिकली आपने 100% दिया। पता चला वहां से आपको 1 ग्राम सोना मिला बस, तो आपकी जितनी भी लेबर थी वो सब बेकार हो गई, क्योंकि उससे तो लेबर ने ले लिए होंगे पैसे। तो ऐसे में तो हमने जो एक्सट्रैक्शन किया वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ओर्स क्या होते हैं, जब आप मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हो तो ऐसे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करिए, ऐसी जगह से करिए जहां पे आपको इकोनॉमिकली फायदा हो जाए, यानी जितना आपने पैसा लगाया है उससे कम से कम आपको प्रॉफिट तो मिले। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड कॉन्वेनिएंटली एंड प्रॉफिटेबल। तो ओर्स मिनरल्स ही होते हैं, लेकिन ऐसे मिनरल्स होते हैं जिससे आप मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, खनन कर सकते हो, जिससे आपका फायदा भी हो जाए, आपको प्रॉफिट भी मिल जाए, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट ओर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कि इस एल्यूमिनियम का ओर का नाम बताइए, कॉपर के ओर का नाम बताइए, है ना। इस तरीके से आपके बहुत सारे मेटल्स होते हैं जिनके आपको ओर का नाम पता होना जरूरी है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून टू द चैनल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल। थैंक यू।